अरे बस 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 क्या, अभी तो आपने कुछ खाया ही नहीं। मैं अभी रोटियां लेकर आती हूँ। विनोद, जिस तरह की इम्प्रूवमेंट मैं अभी भावना में देख रहा हूँ उससे आई एम वेरी श्योर कि वो बहुत जल्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नंदी जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अब भगवान की दया से सब पहले जैसा हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। गर्मा गर्म रोटियां। बेटा एक काम करोगी? जी माँ। मुझे बहुत ठंड लग रही है, शॉल ला के दोगी? अभी लाई। भावना क्या हुआ? लाश! मीरा! 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 क्या हुआ? लाश है! लाश? अंदर लाश है! क्या हुआ बेटा? कहाँ है लाश? अंदर तो कुछ भी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? हमारे वाले पे लाश है। मैंने खुद देखा, कुछ भी नहीं है अंदर। क्या बात कर रहे हो? आओ आओ तो मेरे साथ, आओ यहाँ पे। ये देखो, ये कहाँ है? भावना जब कमरे में शॉल लेने गई तो उसे अलमारी में एक लाश दिखाई दी थी, लेकिन जब वो वापस लौटी वहां कुछ भी नहीं था। क्या भावना ने वाकई कोई लाश देखी थी या ये सब उसका वहम था? और अगर लाश देखी थी तो फिर लाश कहां गई? भावना को पूरा यकीन था कि उसने जो कुछ भी देखा था वो सच था, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। आखिर क्या राज था इस घटना के पीछे? क्यों हो रहा था ये सब उसके साथ? आइए देखते हैं भावना की ऐसी अजीबोगरीब कहानी जो आपके यकीन को भी हिलाकर रखती है। अपना ध्यान रखो। ओ बेटे, ये मेरी इकलौती बेटी है और मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ मेरी इस बेटी का है, जो मैं आज तुम्हें सौंप रहा हूं। इसे संभाल के रखना। नंदी जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम इसे अपनी बेटी की तरह रखेंगे। आओ बेटे। वो तो बड़ी सुंदर लाई, लगता है जैसे साक्षात लक्ष्मी जी का रूप उतर आए। हाँ सही कहा आपने, साक्षात लक्ष्मी जी है। पता है किसकी बेटी है? इसकी सोम प्रकाश अग्रवाल जी की इकलौती बेटी है। बहुत बड़े स्टॉक ब्रोकर है, करोड़ों में खेलते हैं। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। आपकी मुंह दिखाई की एवज में आपके जैसा खूबसूरत गिफ्ट तो बनता है ना। देखिए विनोद, मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी बात कहना चाहती हूँ। ये आपकी और मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत है, इसीलिए मैं आपको अपने पास्ट के बारे में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सब ठीक है ना? सुनिए तो सही। मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता था, समर्थ। वो और मैं दोनों बचपन में साथ में खेलते थे, तकरीबन साथ में ही पले बड़े, और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त रहा है। जब मेरी शादी तय हुई तो उसने मुझसे कहा कि वो मुझे पसंद करता है और मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मैंने इनकार कर दिया, साफ मना कर दिया मैंने। और ये भी कहा कि उस बात का असर हमारी दोस्ती पे नहीं होना चाहिए। बस इतना ही? बस इतना ही, जो था मैंने कह दिया। यार माहौल तो ऐसे बना रखा था जैसे मैं सर क्या बोलने वाली हूँ। अक्सर हो जाता है दो दोस्तों के बीच में, इट्स परफेक्टली नॉर्मल। आप सिगरेट पीते हैं? हाँ, से भी कोई पास्ट जुड़ा है क्या तुम्हारा? नहीं, लेकिन मुझे ना सिगरेट की बू से थोड़ी तकलीफ होती है। बड़ी समस्या हो गई।
इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। मीठा पान। अच्छा लगा। आज के बाद जब भी मैं आपके करीब आना चाहूंगा तो पान लाऊंगा आपके लिए। तुम रुको, मेरे पास अभी है। यहाँ क्या है? वही तुम्हारा वाला पान। शादी के बाद ससुराल कैसा होगा, पति का बर्ताव कैसा होगा, इन सब आशंकाओं से लड़की और उसके माता पिता घिरे ही रहते हैं। भावना के साथ भी ऐसा ही था, लेकिन खुशकिस्मती से भावना और उसके माता पिता के ये डर गलत साबित हुए। उसे इतना अच्छा पति और इतने अच्छे सास ससुर मिले कि भावना अपने मायके को लगभग भूल ही गई। पति विनोद का उसे पान खिलाना तो उनके रिश्ते की निशानी बन गया। शादी की पहली रात पति के हाथों मिले पान की मिठास और उसकी खुशबू उसकी जिंदगी में घुल गई थी। क्या है? अब ऐसे सिर्फ किस से काम नहीं चलेगा। मतलब? आप तो किस करके ऑफिस चले जाओगे। हाँ। फिर मेरा क्या? आज एक काम करो, आप ना लंच करके फिर ऑफिस जाइएगा, ठीक है? तो ऑफिस से क्या होगा? सोच लीजिए, मेरे हाथों से बने स्पेशल खाने के लिए क्या आप आधा दिन ऑफिस नहीं बंक कर सकते? और वैसे भी पूरा दिन सिर्फ खाने का प्रोग्राम थोड़ी ना चलेगा। क्या समझे? कुछ कुछ समझ में आ रहा है मुझे। अब लेट नहीं हो रहा है क्या? इस वक्त कौन होगा? कौन है? वही मम्मा है। मम्मा? ओहो, मम्मी भी ना, उन्हें समझना चाहिए कि अब उनकी बेटी की शादी हो गई है, इसलिए उसे डिस्टर्ब ना किया जाए, है ना? ये लो, अब तुम्हारा फोन। रुको देखती हूँ क्या मुसीबत है। मम्मी, इनसे ना जरा सा सब्र नहीं होता, फोन पे फोन किए जा रही। तुमसे कौन सा होता है? अच्छा नहीं, आपसे बड़ा होता है। अब कौन होगा? मेरी माँ होगी। क्या बात है बेटा, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम लोग? भावना, तुम्हारी माँ का फोन आया था, तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया है। क्या? मम्मी, क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ मामा? बेटा, सुबह एक खबर आई कि शेयर बाजार बहुत ही बुरी तरह से गिर चुका है और हमें बहुत ही भारी नुकसान हुआ। हमारे सारे पैसे तो डूब ही गए और उन इन्वेस्टरों के पैसे जो इन्होंने इन्वेस्ट करवाए थे वो भी सब डूब गए। बस सुना ले, और ये वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उन्हें अटैक आ गया। ये तो भला हो समर्थ का जो उन्हें सही समय पर हॉस्पिटल ले आया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। थैंक्स यार, थैंक यू सो मच। और तुम मम्मी का ख्याल रखो, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। थैंक यू समर्थ। कैसे हो? ठीक हो भावना? शायद मैंने तुमको बताया नहीं, मैं अगले महीने दुबई शिफ्ट हो रहा हूँ। कब और कितने दिनों के लिए? हमेशा के लिए। नहीं जल्दी। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। यू टेक केयर। बाय। बाय। काफी मैसिव अटैक था, ऑपरेशन तो करना पड़ेगा, बट डोंट वरी, इंडिया के बेस्ट सर्जन आ रहे हैं। मैं काम करो, तुम मम्मी का ख्याल रखो, मैं पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ, ठीक है? बेटा, चाहे कितना भी पैसा लगे, तुम तो जानते हो कितने खुददार हैं।
अपने इलाज के लिए किसी और का पैसा, और वो भी अपने दामाद का पैसा, वो कभी गवारा नहीं करेंगे। भावना के मायके में उसके माता पिता का ख्याल रखने के लिए उसके अलावा और कोई नहीं था, इसलिए अगले कुछ हफ्तों तक वो अपनी माँ के साथ ही रही। घर में माँ का ख्याल रखती और अस्पताल में पिता का। इस दौरान वो अपने पति विनोद और ससुराल वालों के संपर्क में भी रही और अस्पताल से ही ससुराल की जिम्मेदारियां भी संभालती रही। यानी एक साथ 2 घर संभाल रही थी भावना। इसी दौरान उसके पिता की हार्ट सर्जरी हुई, जिसमें काफी खर्च भी हुआ, लेकिन आखिरकार उनकी सेहत में सुधार होने लगा। और फिर जब कुछ समय बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो भावना ने अपने पति विनोद के साथ ससुराल का रुख किया। तो किसी ने मिस किया मुझे? ऑफकोर्स मैंने मिस किया तुम्हें, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि 3 हफ्तों का जो उधार है वो अब ही कर लूं। और सिगरेट की भी। और मेरा पान लेता हूँ अभी मैं, आगे चल के। मैं भी विनोद, विनोद, विनोद! अरे कोई है? विनोद, विनोद! भावना! बाहरी चोट तो इतनी गहरी नहीं है, लेकिन अंदरूनी चोट गहरी हो सकती है और इसका पता तो वक्त के साथ ही चलेगा। जहाँ तक हो सके इन्हें खुश रखिए और अगले कुछ दिनों तक इन्हें ज़रा सा भी स्ट्रेस नहीं पहुँचना चाहिए, सिर्फ इमोशनली नहीं, फिजिकल भी। और सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। लो मैं ठीक हूँ। मीना, भावना, देख तो बेटा तुझसे मिलने कौन आया है। मम्मी, पापा। क्या हुआ बेटा? अरे कैसी हो बेटा? माँ, माँ रो मत माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और पापा, आपको तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है, फिर क्यों आए आप? नहीं बेटे, अपनी प्यारी बेटी के बारे में ये सब जानने के बाद भला कौन बाप आराम कर सकता है, कौन बेड रेस्ट करेगा? तुम तो जानती हो बेटा, इनकी जान तुम में बसती है। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। आप दोनों वहां पर अकेले रहते हैं और इसको आप दोनों की फिक्र लगी रहती, तो बेस्ट है कि कुछ दिन आप लोग हमारे साथ यहाँ पर गुजारें। ठीक है बेटे, अब तुम कह रहे हो तो क्या कहते हो? ये हुई ना बात। चलिए ठीक है, फिर मैं आपके घर से आपका सामान मंगवा लेता हूँ। सच में मेरी भावना कितनी लकी है जो उसे विनोद जैसा वर मिला है। ये सीन, हेलो क्या हुआ? किस ख्यालों में खोई हुई हो? नहीं मतलब मैं तुम्हारे लिए ये इतनी अच्छी फिल्म लेकर के आया हूं और तुम अपने ही ख्यालों में अपनी ही पिक्चर बना रही हो। I'm sorry विनोद, देखो ना, पहले पापा की बीमारी की वजह से हमें इतने दिन अलग रहना पड़ा और अब ये न जाने हमको ऐसे कितने दिन अलग रहना पड़ेगा। I'm sorry। पान खाओगी? मालूम था मुझे, नहीं मतलब पान के लिए कभी मना नहीं करोगी। है बड़ी मुश्किल से मिला, रात हो गई थी। लीजिए आपका बनारसी पान। पिक्चर देखूं? मैं अभी 2 मिनट।
क्या वो बोलना? खिड़की के पास कोई है वहाँ, खिड़की के पास। कौन है? पता नहीं। मैं देखता हूँ। कोई झाँक रहा है। मैं देखता हूँ। कोई भी नहीं है अंदर। क्या बात कर रहे हो विनोद? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। वहाँ खिड़की के पास कोई था। वो झाँक के कुछ देख रहा था। वो डराने से आंखें थी। वो देख रहा था। वो वही था। विनोद ठीक से देखो, वो वही था। मैंने देखा। हम देखते हैं, हम उसको बाहर चल के देखते हैं, ठीक है? नहीं, मुझे डर लग रहा है। मैं हूं ना साथ में, डरने की जरूरत नहीं। आ जाओ। मैं कह रही हूँ वो वही है। आओ। हम देखते हैं बाहर कौन है। आ जाओ। अरे यहाँ पर कोई भी नहीं है। क्या हुआ, कोई दिखा क्या? नहीं साहब, पर मैं सच कह रहा हूँ, पिछले 1 घंटे से ना कोई यहाँ आया है ना कोई गया है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा विनोद, वहाँ कोई था। वो उसकी ना छोटी छोटी आंखें थी, चपटा सा चेहरा, और हाँ, उसने नेपाली टोपी पहन के रखी थी। एक मिनट, तुम मेरे साथ आओ। क्या हुआ? तुम आओ मेरे साथ। इसे देखा था क्या? अरे हाँ, ये तो वही है। यही था वो ऊपर। लेकिन ये तो हमारा चौकीदार था। कई साल पहले हमारे यहाँ काम करता था, लेकिन पिछले कई सालों से ये नेपाल में, अपने गांव में। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि इस वक्त वो यही हो। बेटा, ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हारा वहम हो, और ऊपर से चोट भी गहरी लगी है तुम्हें। इसके साथ साथ कितनी सारी दवाइयां भी तो खा रही हो। ऐसे में होता है बेटा कभी कभी। आओ। क्या हुआ बेटा? अरे बाप रे, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? भावना की अच्छी भली जिंदगी पर ग्रहण लग गया जैसे। पहले उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा, फिर वो कार वाला हादसा, और अब जो कुछ उसके साथ घटित हो रहा था वो तो किसी की भी समझ से परे था। और मुश्किल ये थी कि ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। क्या ये सब वाकई उसके दिमाग में लगी किसी अंदरूनी चोट का परिणाम था, या फिर वजह कुछ और थी? घर वालों का तो मानना था कि ये सब कुछ और नहीं, भावना के अपने दिमाग की उपज है। भावना और विनोद के माता पिता ने विनोद को सलाह दी कि वो भावना को कुछ वक्त के लिए कहीं बाहर ले जाए। क्या हुआ? फिलहाल इसको छोड़ो, एक काम करो, एक पालक पनीर, दाल मखनी, रोटी और बिरयानी 1 प्लेट। यस। सारी मेरी फेवरेट डिशेस ऑर्डर कर दी। तो क्या करूं, जो मेरी फेवरेट डिशेस हैं वो तो सिर्फ आपके हाथों से बनती हैं। कितने दिनों बाद हम यहाँ आए ना? हाँ, कुछ 6 महीने 12 दिन। क्या आपको तारीख भी याद है? वो क्या है कि स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती, इन दोनों डेट्स के अलावा सिर्फ यही एक डेट है जो कि मुझे याद रहती है, क्योंकि इसी डेट के दिन हम इसी जगह पर पहली बार मिले थे। विनोद, पान। अरे हाँ बाबा, इसीलिए तो इस रास्ते से लेकर आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा। ठीक है, जल्दी ले आना लेकिन। और सुनो, थोड़ा दूर। ओके, एक मिनट। हैंड ब्रेक चेक, विंडो चेक,
डोर चेक। अच्छा हाँ, अभी पान वाला आकर पान दे देगा यहाँ पे गाड़ी में, ठीक है? जल्दी आना। अरे ओके, तुम ठीक तो हो? वो पान वाला बहुत खतरनाक है, वो कैंची के साथ आया था, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ऐसे ले चलो। डैडी जी, भावना मुझे बता रही थी कि उसका दोस्त आपका पड़ोसी समर्थ वो भावना से शादी करना चाहता था, और भावना ने उसे इनकार कर दिया था। मैं तो नहीं जानता बेटा इसके बारे में। मुझे डर है कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी जो चीजें हो रही हैं उसके पीछे समर्थ का हाथ हो सकता है कि उसका अतीत उसे परेशान कर रहा हो। मेरे पास समर्थ के डैडी का नंबर है, मैं अभी लगाता हूँ। शर्मा जी, अब बस बैठे बैठे यूं ही आपकी याद आ गई तो फोन लगा लिया, सोचा कि आपसे हालचाल पूछ लो। और समर्थ बेटा कैसा है? हाँ एकदम बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अब बस अचानक ही दुबई में उसकी शादी हो गई, कल ही लौटा हूं मैं दुबई से। अब माफ करना यार, तुम शहर में थे नहीं और सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को बुलाने का मौका ही नहीं मिला। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, आपको मुबारक हो और समर्थ को हमारा आशीर्वाद कहिएगा। अच्छा मैं रखता हूं। बेटे, समर्थ की तो शादी हो गई, मुझे नहीं लगता कि इस मामले में उसका हाथ हो सकता है। अब अगर किसी की ये चाल नहीं है या कोई भी भावना को परेशान करने की कोशिश नहीं कर रहा है तो फिर ये सारी चीजें भावना को क्यों नजर आ रही हैं? मैं फिर तो चाहूंगा कि किसी साइकियाट्रिस्ट से मशवरा लेना चाहूंगा। आप चलेंगे मेरे साथ? बेटा बात तो बड़ी अजीब है, पर भावना की सेहत के लिए कुछ भी करूंगा। ऐसा विनोद, जो तुम कह रहे हो उससे तो यही लगता है कि ये सब भावना के सर पे लगी उस गहरी चोट की वजह से हो रहा है। इसलिए कुछ भी कमेंट करने से पहले मुझे भावना से एक बार मिलना होगा। एनी टाइम, आप जब भी बोले। मेरे ख्याल से भावना को ये बताना ठीक नहीं रहेगा कि मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। आई मीन शी माइट नॉट टेक इट इन गुड सेंस। ठीक है, हम एक काम करते हैं, आपको हम एक फैमिली डॉक्टर के रूप में मिलवाते हैं उससे। तो हम कल मिलते हैं, ओके? जी। नॉट गुड। बेटा, किस बात की स्ट्रेस है तुम्हें? अभी तो तुम्हारे हंसने खेलने के दिन है, लाइफ को एंजॉय किया करो बेटा। मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन लिख कर देता हूं, आई एम श्योर तुम्हें इनसे फर्क पड़ेगा। ये लिख दिया मेडिसिन। ये थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। विनोद ने मुझसे कहा है कि तुम खाना बहुत अच्छा पकाती हो, तो आज इस चाय के बाद मुझे डिनर मिलेगा? जरूर, क्यों नहीं। कम से कम घर से खा कर आया कर। ये नहीं सुधरने वाले हैं। गर्मा गर्म रोटियां। बेटा एक काम करोगी? जी माँ। मुझे बहुत ठंड लग रही है, शॉल ला के दोगी? अभी लाए। ये देखो, मैंने उसे दवाई तो दे दी है जिससे उससे बहुत जल्दी नींद आ जाएगी, पर मेरा मशवरा है कि कल आप उसे मेरे क्लिनिक पर लेकर आएंगे, क्योंकि ये केस उतना सीधा नहीं जितना मैंने सोचा था। अगले दिन डॉक्टर भटनागर के हॉस्पिटल में भावना के सारे टेस्ट्स किए गए और टेस्ट्स की रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद डॉक्टर भटनागर ने विनोद से कहा कि वो भावना को इलाज के लिए जल्द से जल्द उनके हॉस्पिटल में एडमिट करवा दें। कभी नहीं, नेवर। आई नो डॉक्टर भावना पागल नहीं है, उसका इलाज घर पे भी हो सकता है। मैंने ये कब कहा कि वो पागल? मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि उसे इंटेंसिव केयर की जरूरत जो उसे घर पर नहीं मिल सकती। मैं जानता हूँ आप जो भी बोल रहे हैं वो भावना की भलाई के लिए बोल रहे हैं, पर ये मुझसे नहीं होगा। मैं उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवा सकता। पर विनोद, उसे 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने की जरूरत है, इसके लिए उसे एक नर्स की जरूरत है। और हाँ विनोद, कुछ दिनों तक
तुम्हें उससे दूरी बनाए रखनी होगी, और सिर्फ तुम्ही को नहीं बल्कि घर के बाकी सदस्यों को। I'm very sorry विनोद। प्लीज ऐसा नहीं सोचते। जब अच्छे दिन हमारे साथ नहीं रहे तो फिर बुरे दिन कब तक हमारे पीछे पड़ेंगे? एक चीज मांगो। हाँ सिस्टर, सिस्टर कुछ देर इनका ख्याल रखिएगा, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। वैसे भी इनकी दवाई का वक्त हो गया है। कुछ भी बोल रही हो तुम? मुझे शांत रहने को कह रहे हैं, अपने बेटे को नहीं बुलाते क्या? क्या हुआ? ये कैसा शोर है? कैसा शोर है? बेशर्म बात है। विनोद कहाँ है? विनोद विनोद कहाँ है? कहाँ है विनोद? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? सर यहाँ क्यों होंगे? बेशर्म तो तुम्हें इतनी देर क्यों लगी दरवाजा खोलने में? मैं बाथरूम में थी इसलिए। बताओ कहाँ है विनोद को? क्या हुआ? बेटा कहाँ थे तुम? भावना के लिए पानी नहीं गया था बाहर। सुना सुना तूने? तुम्हें अंदर ये तो आप लोग तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं पागल नहीं हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा विनोद यहाँ इस कमरे में था और इस नर्स के साथ लिपट के खड़ा था। भावना क्या बोल रही हो? मैं तो अभी अभी आया हूँ तुम्हारे सामने अंदर। तुम इस नर्स के साथ थे, मैंने अपनी आंखों से देखा तुम ऐसे लिपट के खड़े थे। ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? अभी मुझे मैं पागल नहीं हूँ बाबा, मैं पागल नहीं हूँ। ये मुझे धोखा देने की कोशिश कर, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। लगी तो नहीं बेटा तुम्हें? मुझे अभी तो हम सबसे दूर होती चली जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हाथों में मैं रेत लेकर खड़ा हूँ और जितना जोर लगा रहा हूँ वो उतना ही फिसलती चली जा रही है। मुझे कुछ कीजिए आप, मेरी भावना को मुझे लौटा दीजिए। नर्स एक गिलास दूध में उसकी दवाई मिला कर लिया। क्या आपको भी लगता है माँ मैं पागल हो गई हूँ? कोई मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करता? मैं पागल नहीं हूँ। मुझे पता है मेरी बेटी पागल नहीं है, बस एक बुरे सपने से गुजर रही है।
चलो अब उठो और दूध पी लो। हाँ बेटा, शाम से तूने कुछ नहीं खाया है, मैं हूं ना तेरे साथ। लो बेटा, दूध पी लो, चलो। क्या हुआ मम्मी जी, सो गई? हाँ बेटा, भगवान जानता है कि हम अपने आप को कितना भाग्यशाली समझते कि तुम जैसा नेक और इतना प्यार करने वाला पति मिला है उसे। लेकिन अब कुछ कठोर फैसले लेने होंगे हमें। कैसे फैसले मम्मी जी? हमें दिल पर पत्थर रखकर जल्द से जल्द भावना को हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? नहीं, उसी की भलाई के लिए। मैं पागल नहीं हूँ विनोद, मेरा यकीन करो, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे नहीं जानता, मैं पागल नहीं हूँ। कोई मेरा यकीन क्यों नहीं करता? मैं पागल नहीं हूँ, कोई मेरा यकीन क्यों नहीं करता? मैं पागल नहीं हूँ, नहीं मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। ऐसा लग रहा था कि भावना की मानसिक स्थिति अब बेहद खतरनाक रूप ले चुकी थी। इन हालात में ना चाहते हुए भी विनोद और उसके परिवार को भावना को इलाज के लिए मानसिक रोगियों के अस्पताल भेजना पड़ा। उसे पूरा यकीन था कि जो कुछ भी हुआ था वो सब उसने वाकई देखा था, लेकिन कोई और उसका यकीन करने को तैयार नहीं था। और फिर तकरीबन 6 महीने बाद एक दिन समर्थ अपनी पत्नी के साथ भावना के माता पिता से मिलने आया, इस बात से अनजान कि वहां वो किस खबर से रूबरू होने वाला है। हमारे साथ ऐसा होना था। आंटी जी, ये सब अचानक से कैसे हुआ? बेटा, जो रिक्शा वाला उनको यहाँ तक लेकर आया, उसने कहा रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्होंने रिक्शा में ही दम तोड़ दिया। आंटी, भावना कहाँ? कहाँ थे तुम आए क्यों नहीं थे से मुझे मिलने के लिए? कहाँ लगा रहा थे? मैं पागल नहीं, तुम तो मेरा यकीन करोगे ना? तुम्हें नहीं याद है बचपन में 10th क्लास में तुम्हें मैथमेटिक्स में 90 आए थे और मुझे 88? याद है तुम्हें? मुझे भी याद है। तुम साइकिल चलाना सीख रहे थे और साइकिल चलाते चलाते तुम गिर गए थे, तुम्हें चोट लगी थी और मैंने तुम्हें पट्टी लगाई थी, ये याद है तुम्हें? और तुम्हारे पापा की डांट से मैंने तुम्हें बचाया था, याद है तुम्हें? कुछ दिन पहले पापा आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं ठीक हूँ और वो मुझे यहाँ से निकाल के लेके जाएंगे, लेकिन पापा नहीं आए। पापा कहाँ है? पापा क्यों नहीं आए? समर्थ, पापा कहाँ है? ले जाओ इसे। नहीं आए मुझे लेने के लिए। Come on. तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। चलो अभी खत्म हो गया, चलो। तुमने कहा था ना कि तुम मेरा साथ दोगे, मेरे दोस्त। डॉक्टर, मुझे तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही है और डॉक्टर उसे बचपन की सारी बातें याद है। बस थोड़ा हाइपर हो गई है डॉक्टर, और कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है डॉक्टर, वो बिल्कुल नॉर्मल है। 10 मिनट की मुलाकात में बिल्कुल ऐसा ही लगता है मिस्टर शर्मा, बट आई एम सॉरी टू से दैट शी इज स्किज़ोफ्रेनिक, मतलब दिमाग की बीमारी है उसे। रह रहकर भ्रम होता है उसे, वो हैलुसिनेट करती है। अब देखिए ना क्या कहा उसने कि उसके पापा उसे कहकर गए हैं कि वो जल्दी उन्हें यहाँ से छुड़ा लें, पर हैरत की बात तो ये है कि उसके पापा यहाँ पर कभी आए नहीं। यू सी व्हाट आई मीन? समर्थ ने कभी भावना को चाहा था, हालांकि आज उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन शायद वो अब भी भावना को भुला नहीं पाया था।
और इसीलिए भावना की ये हालत उससे देखी नहीं गई। अब क्या होगा भावना के साथ? क्या वो जिंदगी भर इन मानसिक रोगियों के साथ इस चार दीवारी में घुटकर रह जाएगी या कभी खुली हवा में सांस ले पाएगी? पंडित जी, मैं भावना को मिलने गया था, वहां उसके डॉक्टर से भी मिला, पर मुझे लगता नहीं भावना में कोई प्रॉब्लम है। ओ, तो बात अब यहाँ तक आ गई है? हाँ, मतलब बिजनेस टूर के बहाने तुझसे अपनी प्रेग्नेंट बीवी से झूठ बोलकर तुम उस पागल से मिलने जा रहे थे। पूजा, चिल्लाओ मत। मुझे ना सब समझ में आता है और अच्छी तरह से आता है। सोचा क्या तुम मुझे प्रेग्नेंट करके तुम उस पगली के साथ आराम से फिर चला लोगी? होश में हो पूजा, क्या बके जा रही हो तुम? होश में तो मैं आ पाई हूँ। तो हैरानी हो रही है ये सोचकर, जो लड़की पागल होने के बावजूद मेरे पति को फंसाने की कोशिश कर सकती है, तो पागल है भी या सिर्फ शातिर है? अरे पूजा, तुम? आंटी, आंटी देखिए ना मुन्ने को क्या हो गया है। पता है इसे बहुत तेज बुखार आ रहा है और ना तो दूध पी रहा है, नहीं कोई दवाई खा रहा है। पता नहीं क्या हो गया है इसको, कैसे ठीक करूं मैं? पता नहीं आंटी क्या करूं। आजा बेटा, मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ, ठीक हो जाएगा ना आंटी? हाँ बेटा, हाँ आजा। अब पक्का बताएंगी ना कैसे ठीक होएगा? हाँ बेटा, हाँ? आजा। बेटा, मुझे लगता है पूजा को बहुत ही गहरा सदमा लगा हुआ। जी आंटी जी। इसका इलाज तो करना होगा ना? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बेटा, जहां भावना का इलाज डॉक्टर बहुत ही अच्छा है। लुक, इट्स अ क्लियर केस ऑफ एक्यूट डिप्रेशन। इलाज में टाइम तो लगे। डॉक्टर, अब आपसे क्या छुपाना? मिसकैरेज के बाद डॉक्टर्स का कहना है कि पूजा अब कभी मां नहीं बन सकती। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, और इन हालात में मैं पूजा को डिवोर्स के लिए नहीं कह सकता। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आपकी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। सच डॉक्टर? हाँ, बस कुछ कागजात और उस पर मेरी दस्तखत का सवाल है। बट ये इलाज थोड़ा महंगा पड़ेगा। आप समझ तो रहे ना? कितने लगेंगे? 5 लाख। ओके डन, मैं कल 5 लाख लेके आपके पास। ये लीजिए डॉक्टर, आपकी फीस। थैंक यू मिस्टर शर्मा। और अब बारी आपकी दवा। इस सर्टिफिकेट के मुताबिक आपकी पत्नी मिसेस पूजा शर्मा अब पूरी तरह से पागल हो चुकी है। उसे मेंटल असाइलम में रखने के अलावा अब और कोई चारा नहीं। और अब बारी है आपके इलाज की। मेरे इलाज? हाँ डॉक्टर, आप ही का इलाज। आपको गिरफ्तार किया जाता है फेक सर्टिफिकेट जारी करने के जुर्म में। What rubbish! मैं अपने लॉयर से बात करना चाहता हूँ। जरूर कीजिए डॉक्टर भटनागर। पर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि आपके साथ ही मिस्टर विनोद भी गिरफ्तार हो चुके। ले चलो इसे। प्लान हमने तभी करना शुरू कर दिया था जब डैडी जी को हार्ट अटैक आया था। स्टॉक मार्केट में वो सब कुछ अपना हार गए थे और सबसे ज्यादा नुकसान हमें हुआ। यानी कि पैसों के लालच में ये शादी की थी। भावना हमारे लिए बोझ बन गई थी। डैडी जी को देखने के बाद जब हम हॉस्पिटल से लौट रहे थे, भावना को मारने की कोशिश की थी पर वो बच गई। उसके बाद जब डॉक्टर ने कहा कि उसे अंदरूनी चोट आई है, हम इसी बात का सहारा लेकर के उसे पागल साबित कर सकते हैं। इसका मतलब जो कुछ भी मैंने देखा वो सब वहम नहीं था, सच था, है ना? सब कुछ। बाथरूम की खिड़की से ज्ञान सिंह का झांकना हो, आने वाले के लिबास में ज्ञान सिंह का चेहरा, वॉर्डरोब से लाश का मिलना या फिर मर्स के साथ में लिपटना, सब सच था। ये सब हमने सिर्फ इसलिए किया था ताकि हम ये साबित कर सकें कि भावना मेंटली डिस्टर्ब है। रही सही कसर डॉक्टर भटनागर के सर्टिफिकेट ने पूरी कर दी। तुम्हें इन पे शक कैसे हुआ? अंकल जिस दिन तुमसे मिलने असाइलम आए थे, मैंने उस रिक्शा वाले को ढूंढ निकाला और उसने मुझे कहा कि वो अंकल को असाइलम से लेकर आया था।
लेकिन जब मैं उस दिन तुमसे मिले असाइलम आई तो डॉक्टर भटनागर ने मुझे कहा कि अंकल तो कभी असाइलम आए ही नहीं। मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो झूठ बोल रहा है, इसलिए मैंने पुलिस की मदद ली। वो आए थे भावना से मिलने, और उससे मिलने के बाद उन्हें पूरा यकीन हो गया कि भावना बिल्कुल नॉर्मल, बहुत गुस्सा आया था। उन्हें हाई ब्लड प्रेशर, वो बहुत स्ट्रेस, और तुमने उन्हें ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस के लिए कुछ मेडिसिन दी, राइट डॉक्टर? और उन्हीं मेडिसिन को लेकर उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसे। खून किया तुमने मेरे अंकल का, खून किया। डाल दे सबको लॉकअप में। विनोद और उसके माता पिता को भावना को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के जुर्म में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 498A और आपराधिक षड्यंत्र के लिए आईपीसी की धारा 120B के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। डॉक्टर भटनागर को पागलपन का फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के लिए आईपीसी की धारा 197 और भावना के पिता की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि विनोद और उसके घर वालों ने सीधे तौर पर दहेज की मांग नहीं की थी, लेकिन इस मामले की जड़ में सिर्फ और सिर्फ दहेज का लालच था। दहेज उन्मूलन अधिनियम के तहत अगर शादी के 7 सालों के भीतर किसी भी महिला को ससुराल में कोई यातना दी जाती है या संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो जाती है तो मामला दहेज का ही माना जाता है। तुम तो मुझसे बहुत नाराज थी ना? नहीं आंटी, आपसे कभी नाराज नहीं थी, मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी इनके कहने पर। आज तुम दोनों की वजह से मेरे पापा के खून पकड़ा गया और मुझे इंसाफ मिला। भावना तो बच गई, लेकिन यह घटना साबित करती है कि हमारे देश में आज भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति या ससुराल वालों ने उनके पागलपन के फर्जी सर्टिफिकेट्स बनवाकर या तो उन्हें तलाक दे दिया है या फिर मानसिक रोगियों के अस्पतालों में छोड़ दिया है। इस घटना में भी उस डॉक्टर ने कई महिलाओं के ऐसे ही फर्जी सर्टिफिकेट्स बनाए थे। एनसीआरबी के मुताबिक हमारे देश में हर रोज तकरीबन 22 महिलाएं या तो दहेज के लिए प्रताड़ित की जा रही हैं या फिर मौत के घाट उतारी जा रही हैं। हर 1 घंटे में 1 महिला इस अपराध की शिकार हो रही है। यानी इस वक्त जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तब भी देश के किसी हिस्से में, किसी परिवार में, किसी निर्दोष को दहेज की बलि चढ़ाया जा रहा होगा। अगर आपके आसपास, आपकी जानकारी में किसी भी महिला के साथ ये अत्याचार हो रहा है तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, वरना दहेज का ये दानव कल आपके घर भी आ धमकेगा। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक।